Hello everyone, welcome to Prep IAS. If you're new to this channel, do not forget to subscribe to this channel for UPSC related civil services videos, high quality videos. So आज का हमारा लेक्चर है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। मैं आपको बताऊंगा अबाउट इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस क्यों है अभी ये न्यूज़ में और क्या यूपीएससी रिलेटेड क्वेश्चन इनसे आ सकते हैं, स्पेशली यूपीएससी मेंस, इंटरव्यू और इवन प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले मैं अपने आप के बारे में बताना चाहता हूं। मेरा नाम है आयुष श्रीवास्तव। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस 5 बार लिखा है। अभी 2020 मेरा 5th मेंस था एंड आई एम वेटिंग फॉर रिजल्ट एंड इंटरव्यू कॉल। मैंने यूपीएससी इंटरव्यूज भी दे रखे हैं। मैं एसएससी CGL क्लियर कर चुका हूँ 2 टाइम्स। मैं इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज में काम कर चुका हूँ 3 साल। तो आज मैं पहली वीडियो ले रहा हूँ ऑन प्रेप आईएएस में एंड आई वांट यू टू like this video if you really like the content, and whatever I'm going to explain you is going to be a very highly enriched content. तो समझिए, अच्छे से एब्जॉर्ब करिए, नोट्स बनाइए so that you can write these points and these arguments in your UPSC mains examination. तो सबसे पहले why this news? Why I want to talk about India-Pakistan relations? Because something very big happened. बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान agree to observe 2003 ceasefire. ना ये देखने में एक छोटी सी खबर लग रही है कि इंडिया और पाकिस्तान एक सीजफायर एग्रीमेंट को फॉलो करेंगे जो कि 2003 में हुआ था, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस न्यूज। मेनी स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स इसे सोच रहे हैं कि ये इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को फिर से ठीक कर देगा, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को फिर से ठीक तरह ले जाने में हेल्प करेगा। ऑल्सो द बाइडन रेजिमेंट के आने से यूएसए में ये भी लग रहा है कि इट हैज बीन फोर्स्ड, यूएसए थोड़ा फोर्स कर रहा है कि इंडिया पाकिस्तान अच्छे रिलेशंस बनाए। बट ये एक खबर है, बट इससे रिलेटेड कैसे यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर हम ये सोचें कि कैसे ये इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के। बिकॉज यूपीएससी सिविल सर्विसेज आपसे एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेगा इंडिया पाकिस्तान के बारे में, बिकॉज 2020 में एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था हमारा नेबरहुड से रिलेटेड क्वेश्चन मेंस में, बट वो आया नहीं। बट आई एम श्योर 2021 एक इंडिया पाकिस्तान बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा, और जो मैं आज आपको बताने वाला हूं इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन योर राइटिंग योर अ वेरी हाईली इनरिच्ड आंसर। तो सबसे पहले कि हमें क्या करना है, आज मैं आपको जल्दी से ये वीडियो ना बहुत लंबे रखते हुए मैं आपको इश्यूज बताऊंगा इंडिया पाकिस्तान के बीच में, क्या क्या इश्यूज हैं बिटवीन इंडिया पाकिस्तान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, मैं आपको एनालिटिकल वे में इसको समझाऊंगा। फिर मैं बताऊंगा इंडिया की पॉलिसी क्या है टुवर्ड्स पाकिस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम समझे इंडिया की पॉलिसी क्या है। मैनी स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट क्रिटिसाइज करते थे इंडिया को कि इंडिया की कोई स्टेबल पॉलिसी नहीं है, बट अभी की जो पॉलिसी है टुवर्ड्स पाकिस्तान में वो समझाऊंगा, और हम डिस्कस करेंगे एक वे फॉरवर्ड में आपको बताऊंगा कि क्या इंडिया की पॉलिसी जो है वही हमें फॉलो करनी चाहिए या हमें कुछ चेंज करना चाहिए। हम इस पर कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कश्मीर इशू। आपको पता होगा जब भी इंडिया पाकिस्तान की बात आती है तो कश्मीर इशू सबसे पहला इशू है जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब तो और भी इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज आर्टिकल 370 में जो स्पेशल प्रोविजन दिया गया था कश्मीर को वो हटा लिया गया। तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना है कि कश्मीर इशू हुआ क्यों। तो आपको पता होगा कि 1947 में माउंटबेटन प्लान हुआ, एंड माउंटबेटन प्लान से यह हुआ कि 2 कंट्रीज बटेंगी, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। नाउ इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों में कश्मीर को लेने का बहुत ही इंपॉर्टेंट वो था। दोनों चाह रहे थे कि कश्मीर एक यूनाइटेड इंडिया के अंडर आए या फिर पाकिस्तान के अंडर आए। द इशू ऑफ कश्मीर इज नॉट टेरिटोरियल इशू। आपको लग रहा होगा एलओसी ये एक टेरिटरी का इशू है इंडिया और पाकिस्तान, जबकि ये एग्जैक्टली ऐसा है नहीं। द इशू एग्जैक्टली है वो आइडियोलॉजिकल इशू है, आइडियोलॉजिकल इशू। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज एन आइडियोलॉजिकल इशू। नाउ अंडरस्टैंड द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो एग्जिस्टेंस है वो बेस्ड होती है मोहम्मद अली जिन्ना के आइडिया में कि मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट कंट्री और सेपरेट नेशन होना चाहिए जो कि पाकिस्तान होगा, a political region that is a country called Pakistan. However, India always believed in its rooted philosophy of Sarv Dharm Sambhav. Sarv Dharm Sambhav. It means we want equality of all religion. और उसी के बेसिस पे इंडिया की जो स्पेशल आइडियोलॉजी है दैट बेस्ड ऑन सेकुलरिज्म, है ना। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल
25 से 28 हमने पर्टिकुलरली सेकुलर फैब्रिक को स्ट्रेंथन करने के लिए करा गया है. However, so India के लिए in order to give legitimacy to India's secularism, Kashmir being a Muslim populated or Muslim majority area, India के पास रहे, which shows India's secularism. On the other hand, Pakistan want the Muslim majority Kashmir to be within its fold. तभी 1948 में जब राजा हरी सिंह किसी भी कंट्री के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नहीं साइन कर रहे थे, तो एक पाकिस्तान ट्राइब ने अटैक किया था कश्मीर पे. उससे बचने के लिए राजा हरी सिंह ने इंडिया के साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया. इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से यह हुआ कि इंडिया आई राजा हरी सिंह के डिफेंस में, और एक सीज फायर लाइन फाइनलाइज हुई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. ये सीज फायर लाइन डिसाइड हुई थी 1949 में. ओके, 1949 में एक सीज फायर लाइन डिसाइड हुई थी जिस पे आगे भी चल के इश्यूज होते रहे, और 1971 वॉर के बाद एक शिमला अग्रीमेंट हुआ, और उस शिमला अग्रीमेंट से ये सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया, लाइन ऑफ कंट्रोल. और इस पे 2-3 बातें फाइनलाइज की गई कि फर्स्ट ऑफ ऑल कश्मीर इज अ बायलैटरल इशू. कश्मीर जो है वो बायलैटरल इशू है और कोई थर्ड पार्टी उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा. और ये कहा गया कि आगे से इंडिया और पाकिस्तान दोनों लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्नॉलेज करेंगे. इस लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि शिमला अग्रीमेंट 1972 में किया गया, उससे भी लेटर एक 2003 में सीज फायर अग्रीमेंट हुआ, जिस पे ये करंट अफेयर है, न्यूज है ना. मैंने आपको बताया था सीज फायर एग्रीमेंट दोनों फॉलो करेंगे 2003 का. उस सीज फायर एग्रीमेंट में यह बोला गया कि लाइन ऑफ कंट्रोल दोनों फॉलो करेंगे, साथ में एक बफर एरिया 500 यार्ड्स का होगा, बफर एरिया. और यह भी कहा गया कि कोई कंट्री यूनिलैटरली सीज फायर एग्रीमेंट को वायलेट नहीं करेगी और इस लाइन ऑफ कंट्रोल को फॉलो करेगी. ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि 2003 सीज फायर एग्रीमेंट में ये किया गया कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल को फॉलो करेंगे, एक बफर एरिया होगा और यूनिलेटरली सीज फायर एग्रीमेंट नहीं वायलेट किया जाएगा. बट आपको पता है इट हैज बीन फॉलोड कि सीज फायर वायलेशन होता रहता है रेगुलरली, कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल के यहां होता रहता है. तो अब जाके 2021 में दोनों कंट्रीज ने ये बोला है कि 2003 वाला सीज फायर अग्रीमेंट हम दोनों कंट्रीज फॉलो करेंगी, विच इज कंसिडर्ड एज अ गुड थिंग टू इंश्योर पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशन. बिकॉज जो सबसे ज्यादा बड़ी बात आती है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस क्यों खराब हो रहे हैं, वो सीज फायर वायलेशन होता है लाइन ऑफ कंट्रोल के यहाँ. ओके, तो ये सबसे बड़ी इशू है जो आपको पता होना चाहिए कि कैसे कश्मीर इशू इज कनेक्टेड विद सीज फायर एग्रीमेंट. ये मैंने एक इंटरलिंकेज बनाया है, सो यू शुड अंडरस्टैंड, एंड यू शुड अंडरस्टैंड दैट कश्मीर इज एन आइडियोलॉजिकल इशू which has become a territorial issue. Okay, so territory that Pakistan want Kashmir to be autonomous, because according to Pakistan, India has forcefully signed instrument of accession, and India believe that Pakistan has occupied this territory illegally, and this territory actually belong to whole Kashmir, and it eventually belong to India because India has signed the instrument of accession. So this is Kashmir issue all about. Now let us understand the next issue, which is very very important. इनफैक्ट कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने का ही रीजन ये है. तो पाकिस्तान यूज नॉन स्टेट एक्टर्स मींस टेररिस्ट एज स्ट्रेटेजिक एसेट्स. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक एसेट्स की तरह इन्हें यूज करता है. एक्चुअली क्या हुआ, जब पाकिस्तान 1948, 1965, 1971 और 1999 कारगिल युद्ध हारा, तो पाकिस्तान को रियलाइज हो गया कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में इंडिया को नहीं हराया जा सकता. तो पाकिस्तान की एक पॉलिसी है टू ब्लीड इंडिया with 1000 cuts, and Pakistan use this policy to ensure that it is going to destabilize India, it is going to destabilize Kashmir, and it is also going to impact or radicalize Kashmiri youth so that they themselves start the insurgency movement in Kashmir. मतलब वो कश्मीर को ऑटोनॉमस करने के लिए खुद वहां की जनता और यूथ स्टार्ट करे बात करना. तो अगर आप देखें, ये मौलाना मसूद अजहर, ये जैश ए मोहम्मद का हेड है. पाकिस्तान ने
इसको यूज करा और इसको यूज करते हैं। आपको पता होगा कैसे 2001 पार्लियामेंट अटैक हुआ जहां मौलाना मसूद अजहर था, 2016 उरी और पठानकोट अटैक हुआ जहां मौलाना मसूद अजहर था, और 2019 पुलवामा अटैक हुआ जहां भी जैश ए मोहम्मद का हाथ था। तो जैश ए मोहम्मद इन्वॉल्व था इन सब अटैक्स में, और कश्मीर को तो डिस्टेबलाइज करने और रेडिकलाइज यूथ को करने में जैश ए मोहम्मद लगा ही रहता है। यह है हाफिज सईद लश्कर तौयबा, और ये है लखवी, ये भी लश्कर तौयबा। हमें पता है लखवी इन्वॉल्व था 2008 मुंबई अटैक में। ओके, वी हैव गिवन प्रूफ टू पाकिस्तान, पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करता। एंड हाफिज सईद तो ऑलवेज हेट मैसेजेस शो करता है। तो ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं, और ये तो हमें पता ही है दाऊद इब्राहिम कास्कर, ये 1993 में मुंबई ब्लास्ट में इन्वॉल्व था, मुंबई ब्लास्ट में। और कैसे ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल, जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल था, कैसे स्लोली एक टेररिस्ट बन गया। तो जब आप इंटरनल सिक्योरिटी करते हैं, आपके GS3 में इंटरनल सिक्योरिटी है, तो जब आप इंटरनल सिक्योरिटी करते हैं तो देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड लिंकेजेस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म। तो उसका एक प्राइम एग्जांपल दाऊद इब्राहिम माना जाता है, जिसका लिंकेज है कैसे एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल जो कि नार्को ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, इन सब में इन्वॉल्व था, एक टेररिस्ट बन गया। Okay, so this is how Pakistan is using these terrorists as strategic assets to destabilize India. Now, what is India's policy to counter this? First, India has a stated policy that terror and talks cannot go together, can't go together. Okay, can't go together. So इंडिया ने क्लैरिफाई कर दिया कि हम टेरर और टॉक्स साथ में नहीं। बहुत चांस दिया आपको, हमने आपको इतना चांस दिया कि आप बात कीजिए, नेगोशिएट कीजिए, डायलॉग कीजिए, बट फिर से आप टेररिज्म को यूज करते हैं। अगर आप टेररिज्म को यूज करेंगे तो टॉक्स नहीं होगी, हम सीधे से ये बोल देते हैं। और सेकंड, इंडिया ने एक बहुत ही एक पॉलिसी यूज करते हैं जिसमें इंडिया स्टार्टेड यूजिंग सर्जिकल स्ट्राइक्स। इंडिया जो टेररिस्ट कैंप्स है उसमें सर्जिकल स्ट्राइक्स करता है इन ऑर्डर टू इंश्योर कि टेररिज्म को से इंडिया को प्रिवेंट किया जा सकता है। साथ में इंडिया एक्चुअली इंटरनेशनलाइज कर रहा है टेररिज्म को, इंटरनेशनलाइज पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट इन टेररिज्म। ओके, ये आपको पता होगा कैसे पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है, कैसे हम CCIT कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म पे ध्यान दे रहे हैं। अगर आपको नहीं पता इसके बारे में जरूर पढ़िए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UPSC। तो ये एक स्टेटेड पॉलिसी है, दिस इज हाउ वी आर एक्चुअली गोइंग फॉरवर्ड। सो ये एक दूसरी चीज है कि कैसे ये इश्यूज हैं कि पाकिस्तान यूज दिस टेररिस्ट और नॉन स्टेट एक्टर्स एज स्ट्रेटेजिक एसेट्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द थर्ड इशू व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच इज चाइना पाकिस्तान नेक्सस। कैसे पाकिस्तान और चाइना मिलकर इंडिया को वीकन करने में लगा हुआ है और एक नेक्सस फॉर्म कर लिया है इन दोनों ने। अगर आपको पता होगा कि कैसे इंडिया इज नाउ फेसिंग अ टू फ्रंट वॉर चैलेंज की तरफ इंडिया एक चैलेंज फेस कर रहा है और इंडिया अपने आप को तैयार भी कर रहा है। हाउ दिस नेक्सस इज एक्चुअली एक्सपैंडिंग एंड इंक्रीजिंग। सो सबसे बड़ा एग्जांपल है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये चालू करता है काशगर से और ये जाता है ग्वादर पोर्ट पे। तो अगर हम इसको समझे तो कैसे CPEC मूव कर रहा है और ये पाकिस्तान के और ये इस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान से गुजर रहा है। नाउ सिंस ये गिलगिट बाल्टिस्तान से गुजर रहा है जो कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, and India has a claim on Gilgit Baltistan, so India says that this China-Pakistan economic corridor is against its territorial integrity and sovereignty, तभी इंडिया नीदर चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को फॉलो करता है या एक्सेप्ट करता है, बिकॉज CPEC is part of Chinese Belt and Road Initiative. Similarly, India is against CPEC, China-Pakistan Economic Corridor. So this is how China-Pakistan is becoming even closer. If you read about Pakistan and China, that China or Pakistan considered China its all-weather friend. All-weather friend. Now, all-weather friend is a very, very important terminology in your political science or whatever you read. All-weather friend means a very, very close friend. Whatever going to be the weather, that friend is going to support you. Like what India used to refer, or India actually referred to Russia as its all-weather friend. Okay. Now,
जस्ट अंडरस्टैंडिंग सीपीईसी इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, यू नीड टू अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर. आपको एक बड़ी पिक्चर समझने की जरूरत है. उसके लिए लेट मी टेल यू दैट हाउ चाइना इज यूजिंग इट्स स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, और चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है जो इंडिया को स्ट्रैटेजिक इंसर्कलमेंट कर रहा है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रैटेजिक इंसर्कलमेंट, स्ट्रैटेजिक इंसर्कलमेंट. ओके, कैसे? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. सो देखिए, ये है ग्वादर पोर्ट, चाइना अपनी प्रेजेंस यहां पे ला रहा है. ये है हम्बनतोता पोर्ट. अगर आपने इसके बारे में पता होगा तो चाइना को हम्बनतोता पोर्ट 99 ईयर लीज पे मिल गया है. ओके, एंड चाइना इज एक्चुअली इंक्रीजिंग इट्स स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट्स इन म्यांमार and Chittagong of Bangladesh. So this is how what China is doing. China is creating this string of pearls. Okay, ये string of pearls China बना रहा है. तो इससे क्या हो रहा है? इससे चाइना एक स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस ले रहा है इंडियन ओशियन रीजन में, और इंडिया को कंट्रोल कर रहा है. इंडिया के राइज को कंट्रोल करना चाह रहा है, बिकॉज इट इज सेड दैट इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट राइजिंग पावर्स इन 21st सेंचुरी. ओके, तो ऐसे चाइना अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को यूज कर रहा है. तो हाउ चाइना इज गेटिंग दिस स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस हियर? बाय यूजिंग इट्स डेट ट्रैप डिप्लोमेसी. Debt trap diplomacy. What is debt trap diplomacy? I think you must have heard about this term because it is very very important. So what China does is China gives unsustainable loans to these countries. Unsustainable loans लेके चाइना एक डिपेंडेंसी बॉन्ड्स क्रिएट कर रहा है. डिपेंडेंसी बॉन्ड्स. ओके, डिपेंडेंसी बॉन्ड्स. This dependency bonds is created and slowly China gets the access of the territory of other countries. तो this unsustainable loans कैसे दिया जा रहा है? Because of China's deep pocket. And what strategic expert mentioned that it's checkbook diplomacy. Okay, checkbook diplomacy के थ्रू चाइना अपने deep pockets को यूज कर रहा है, डिपेंडेंसी बॉन्ड्स क्रिएट करता है, लोन देता है और फिर एक्सेस ले लेता है. हम्बनतोता पोर्ट is a prime example of that China is doing that. And what India is doing to counter that? अगर आप अभी रिसेंटली न्यूज पढ़ रहे हैं तो 2 दिन पहले आया कि कैसे इंडिया एंड जापान दे आर इंक्रीजिंग देयर प्रेजेंस इन श्रीलंका. इंडिया एंड जापान वो भी श्रीलंका में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं. अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि कैसे इंडिया चाबहार पोर्ट का एक्सेस ले रहा है. चाबहार पोर्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. एक तो चाबहार पोर्ट के थ्रू इंडिया इज गोइंग टू एंटर इनटू सेंट्रल एशिया, है ना, कनेक्टिविटी टू सेंट्रल एशिया बाय बाईपासिंग पाकिस्तान. एंड ऑल्सो विद द प्रेजेंस ऑफ इंडिया इन चाबहार पोर्ट, इंडिया गोइंग टू strategically counterbalance China's presence in ग्वादर पोर्ट. सो स्ट्रेटेजिकली काउंटरबैलेंस भी कर रहा है इंडिया. ओके, अगर आप रिसेंटली पढ़ रहे होगे तो कैसे इंडिया इज मेंटेनिंग गुड रिलेशंस विद बांग्लादेश, इंडिया इज मेंटेनिंग गुड रिलेशंस विद म्यांमार. अगर देखा होगा दैट हाउ म्यांमार में अभी कू हुआ है जिसकी वजह से डेमोक्रेसी को नीचे कर दिया है. वहां म्यांमार में डेमोक्रेसी को नीचे करा जा रहा है, जबकि इंडिया इज अ फ्लैग बियरर ऑफ डेमोक्रेसी. इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, बट इंडिया कुछ नहीं कर रहा. इंडिया हैज मेंटेन्ड इट्स स्ट्रेटेजिक साइलेंस. Okay, strategic silence. Why so strategic silence? Because India knows the fact that for us Myanmar is so important strategically and we don't want Myanmar to go towards China. So this is how I just wanted to give you this whole picture कि कैसे यहाँ पे एक geopolitical game चल रहा है between India and China. And ये CPEC जो है वो भी चाइना का एक geopolitical game है for India. एंड इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है. एंड इफ यू हैव रेड द पंचशील अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो पंचशील का सबसे बड़ा और पहला आर्ग्यूमेंट था दैट वी विल एक्चुअली रिस्पेक्ट each other's territorial integrity and sovereignty. So CPEC is directly actually going against the Panchsheel principles. Okay, so this is the third issue between India and Pakistan. So we have discussed Kashmir issue, we have discussed how non-state actors have been used by Pakistan, and we have also seen the China-Pakistan economic corridor. Now this is very very important that there is a deep state in Pakistan. This is the fourth issue between India and Pakistan. Now what is a deep state? Deep state means there is a state which controls the main state. Okay, for Pakistan the main state is what? The government.
Okay, government is the main state headed by the present regime of Imran Khan. But what is happening? This government is controlled by another state which is the most powerful, and that is army. Okay, so deep state is army in Pakistan, and deep state is controlling the main government. And whenever main government wants to establish good relations with India, deep state doesn't want to ensure that. ओके ये हमेशा होता है कि आर्मी जिसकी लेजिटिमेसी एक्सेप्टेंस ही एंटी इंडिया से होती है. ओके, व्हाई वुड आर्मी अलाउज गुड रिलेशन विद पाकिस्तान? इसका मैं कुछ आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत ही अच्छे एग्जांपल. देखिए, सबसे पहले आप याद कीजिए लाहौर दिल्ली बस सर्विस जो चालू हुई थी. ओके, ये कब चालू हुई थी? ये चालू हुई थी मार्च 1999 में. ओके, मार्च 1999 में. इसके बाद क्या आ गया? अगर आपको याद होगा तो कारगिल वॉर which was in 1999, and also to counter this, और पाकिस्तान आर्मी ने एक और बहुत ही बड़ा प्लान खेला जो कि पार्लियामेंट अटैक हुआ 2001 में. Okay, this shows that how and when the relations between India and Pakistan is improving, that army tries to destabilize. Let me give you another example. एक और एग्जांपल सोचिए. अगर आपको याद होगा तो प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड पाकिस्तान इन 2016. इट वाज अ सरप्राइज विजिट. ऑल ऑफ अ सडन एक विजिट हुई, सरप्राइज विजिट, वेयर प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड नवाज शरीफ पाकिस्तान and met Nawaz Sharif on his daughter's wedding. Okay, Nawaz Sharif. Okay, so what happened after that? इसको काउंटर करने के लिए जब अच्छे रिलेशंस हो रहे थे तो क्या हुआ? पठानकोट अटैक हुआ, Pathankot attack, and Uri attack हुआ. Uri attack. So what is happening? What is happening that whenever the relations between India and Pakistan is going to improve, this army is trying to destabilize the relationship, because army doesn't want good relationships with India. So this is what. So ये कहा जाता है कि इंडिया कहता है कि सबसे बड़ी हर्डल इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के लिए ये है कि किससे इंटरेक्ट करें, कौन है जिसके पास लेजिटिमेसी है और अथॉरिटी है, बिकॉज आर्मी इज कंट्रोलिंग द स्टेट एक्चुअली इन पाकिस्तान. ओके, सो दिस इज द प्रेजेंट प्रॉब्लम. सो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम. अनदर प्रॉब्लम है अफगानिस्तान इशू. ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोगों को ये समझ नहीं आता कि इंडिया और पाकिस्तान की क्लेम क्या है अफगानिस्तान में. तो अफगानिस्तान अगर आप समझिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो पाकिस्तान want to establish its strategic depth in Afghanistan. Strategic depth. Strategic depth means whoever going to be the government or the power in Afghanistan, Pakistan tries to control that, and Pakistan use Taliban to control Afghanistan. तो पाकिस्तान तालिबान को यूज करता है कि कंट्रोल करे अफगानिस्तान, बिकॉज अफगानिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए. कैसे? मैं अभी बताता हूं. अगर आप देखिए, इंडिया को अफगानिस्तान का अच्छे से एक्सेस मिले तो इंडिया अच्छे से सेंट्रल एशिया की तरफ जा सकता है बाईपासिंग पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान डजंट वांट दैट. सेकंड, you see this region, Baluchistan. Now this is a place where Pakistan is facing a lot of issues because there is insurgency going on in Baluchistan, and according to Pakistan that India is, or India might use some force, or India might use some tactics to even give more thing to insurgency in Baluchistan, and Pakistan doesn't want Baluchistan to become the Bangladesh for Pakistan, and Baluchistan goes away from Pakistan. So that is why what is happening, Pakistan used Taliban to ensure its presence in Afghanistan, and India want to ensure its presence in Afghanistan both economically also for its economic diplomacy, and strategically also to ensure that India has some stakes in Baluchistan, or India tries to influence Baluchistan. So this is very strategically how it is happening. Okay, so that is why if you see that presently there is some kind of politics going on in Afghanistan where Pakistan wants to completely control that, and now USA is also leaving Afghanistan. That creates even more pressure on Pakistan and in India. Okay, so that is good for Pakistan if USA leave Afghanistan, giving everything to Taliban. Now next issue that we need to understand is Kulbhushan Jadhav issue. Now this is also very important. एक्चुअली कुलभूषण जाधव इशू बहुत बड़ा इशू हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और इस पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है बिकॉज ये ICJ से रिलेटेड है, और इस पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था 19 और 20 में. सो इफ यू अंडरस्टैंड, कुलभूषण जाधव कौन है? अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, कुलभूषण जाधव एक रॉ के एजेंट है, एंड ही वाज वर्किंग इन बलूचिस्तान एज अ
स्पाई अगेंस्ट पाकिस्तान, ठीक है, ये एक स्पाई थे। तो कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने अरेस्ट किया और एक मिलिट्री कोर्ट ने कैपिटल पनिशमेंट दे दिया, कैपिटल पनिशमेंट। नाउ कैपिटल पनिशमेंट दे दिया मिलिट्री कोर्ट ने। इंडिया ने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई। इंडिया सेड दैट कुलभूषण जाधव इज अ बिजनेसमैन and he was working in Iran. Okay, and Pakistan has just arrested Kulbhushan Jadhav. Okay, so India said that the arrest of Kulbhushan Jadhav should be on a valid ground and India must be given consular access. Very very important. Okay, consular access. Okay, so consular access मिलना चाहिए कुलभूषण जाधव को। इंडिया के कॉन्सुलेट को अप्रोच किया जा सकता है, मतलब they can approach Kulbhushan Jadhav and they can meet Kulbhushan Jadhav. But Pakistan said that and even both are signatories of Vienna Convention of Consular Relations 1963. So इस ट्रीटी के हिसाब से भी पाकिस्तान को कंसुलर एक्सेस देना चाहिए। बट पाकिस्तान सेड दैट स्पाई पे ये ट्रीटी अप्लाई नहीं होगी, हम कंसुलर एक्सेस स्पाई पे नहीं देंगे। तो यही बात हुई कि ये मैटर आईसीजे पे गया और आईसीजे ने फेवर किया इंडिया के फेवर में जजमेंट, और ये कहा गया कि कुलभूषण जाधव को कंसुलर एक्सेस मिलना चाहिए और कंसुलर एक्सेस दिया भी गया है। और पाकिस्तान को यह भी बोला गया है कि पाकिस्तान एक ड्यू प्रोसेस फॉलो करे इन ऑर्डर टू गिव ट्रायल टू कुलभूषण जाधव। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, इससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। कुलभूषण जाधव इशू, दिस होल Vienna Convention of Consular Relation and ICJ, very very important, and I expect 2020 question on ICJ, 2021 question on ICJ, even prelims or mains. Okay, prelims के लिए just ensure that you know the difference between ICJ and ICC and all the United Nation organization. Okay, you should read about this organization. And mains के लिए वो आपसे ICJ की jurisdiction के बारे में पूछ सकते हैं, jurisdiction of ICJ, and they will little bit refer about India Pakistan case on that. Okay, India versus Pakistan. So this is all about Kulbhushan Jadhav. Now we have understood many issues between India and Pakistan, है ना। क्या क्या हमने इशू देखा, हमने कश्मीर इशू देखा, हमने नॉन स्टेट एक्टर्स स्ट्रेटेजिक एसेट देखा, कैसे पाकिस्तान टेररिज्म को यूज करता है, हमने चाइना पाकिस्तान नेक्सस देखा, हमने फिर डीप स्टेट देखा पाकिस्तान में, और हमने अफगानिस्तान इशू देखा और कुलभूषण जाधव इशू भी देखा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इंडियाज रिस्पॉन्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि व्हाट इज इंडियाज पॉलिसी। अगर आप इंटरव्यू के लिए गए अपने पर्सनालिटी टेस्ट, तो सबसे पहले वो यही पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कि इंडिया की पॉलिसी क्या है टुवर्ड्स पाकिस्तान। सिमिलरली मेंस में आपको लिखेगा और आल्सो प्रीलिम्स में भी आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इंडिया की ये स्टेटेड डिप्लोमेटिक पॉलिसी है कि इंडिया इज गोइंग फॉर डिप्लोमेटिक आइसोलेशन ऑफ पाकिस्तान। आइसोलेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्लैरिफाई करा है कि हम पाकिस्तान को अलग थलग कर देंगे, हम आइसोलेट कर देंगे पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली, कि पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस और ही धीरे धीरे कम हो जाए। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहता हूं। सबसे पहले द प्रोमिनेंस ऑफ सार्क। ओके, सार्क कंट्रीज, आई होप यू नो देयर आर 8 कंट्रीज इन सार्क, उसमें पाकिस्तान भी है। तो इंडिया ने क्या करा है, पोस्ट 2016 इंडिया ने सार्क को इंपॉर्टेंस देना अब खत्म कर दिया है, सार्क को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। और किस पे इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, बिम्स्टेक पे इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्रीज है, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड एंड नेपाल एंड भूटान। सो हमने क्या करा है, हमने बिम्स्टेक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है इंडिया ने, और सार्क को ठंडे बस्ते में डाला है, जिससे क्या हुआ, अब डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान आ ही नहीं रहा जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अब पाकिस्तान ही नहीं है तो हम इंश्योर कर रहे हैं कि साउथ एशिया डेवलप हो प्रॉपर्ली। हमें साउथ एशिया को डेवलप करना है, क्योंकि हमें इंश्योर करना है कि फर्स्ट इंडिया विल बिकम अ रीजनल पावर एंड देन स्लोली इंडिया वांट्स टू बिकम अ ग्लोबल पावर। ठीक है, रीजनल पावर के लिए इंडिया की एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी भी है, आई थिंक यू मस्ट हैव heard about it, neighborhood first policy. Okay, neighborhood first policy, please read about it in some other video. I will tell about this policy in great detail. So first emphasis on BIMSTEC. Second, Pakistan in grey list. पाकिस्तान को इंडिया ने ग्रे लिस्ट में इंश्योर करा है FATF की। What is this FATF? FATF is Financial Action Task Force, और Financial Action Task Force उन कंट्रीज के अगेंस्ट एक्शन लेती है which could not do much to prevent terror funding. ओके, सो ये कहा जाता है कि पाकिस्तान टेरर फंडिंग को
बचा नहीं पा रहा और टेरर फंडिंग को प्रिवेंट नहीं कर पा रहा। ओके, सो जिसकी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। अब FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान होने से पाकिस्तान को बहुत लॉस है, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट नहीं आती पाकिस्तान के पास, कंट्रीज कोई बिजनेस इन्वेस्ट नहीं करना चाहती कोई भी पाकिस्तान में। ये भी एक रीजन है कैसे हम डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर रहे हैं पाकिस्तान को। थर्ड, मसूद अजहर एज अ ग्लोबल टेररिस्ट। सो ये इंडिया की एक वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में है कि कैसे मसूद अजहर जो कि हेड है जैश ए मोहम्मद का, हम चाहते हैं उसको ग्लोबल टेररिस्ट डिसाइड कर दिया जाए और ग्लोबल टेररिस्ट वो हो भी गया, जिससे क्या हुआ कि अब कंट्रीज देखने लगी है पाकिस्तान को एज सस्पिशियस वे में कि कैसे पाकिस्तान सपोर्ट करती है टेररिज्म को। और इंडिया का जो स्टैंस है दैट पाकिस्तान यूज टेररिज्म as a state sponsored terrorism is actually started to be acknowledged in worldwide arena. Okay, so ये एक वेज है कि कैसे डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हो रहा है, ये आपको पता ही होना चाहिए। आपके आंसर में डिप्लोमेटिक आइसोलेशन ऑफ पाकिस्तान आना ही है अगर आप यूपीएससी मेंस आंसर लिख रहे हैं या इंटरव्यू में बोल रहे हैं या इवन प्रीलिम से भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। बिम्स्टेक, FATF और टेररिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आ सकता है। नाउ नेक्स्ट इज दिस पॉलिसी। As I told you कि we have clarified and we have categorically said that हम बात ही नहीं करेंगे जब तक तुम टेरर खत्म नहीं करोगे। मतलब टॉक तो तभी होगी जब टेरर खत्म करोगे भाई। तो देखिए what our defense minister said, the defense minister said we can have a dialogue with Pakistan, we also want to have good relations with a neighboring country, but terrorism and dialogue cannot go hand in hand। मतलब हम डायलॉग कर ही नहीं सकते जब तक तुम टेररिज्म खत्म नहीं करोगे। ओके, तो ये एक इंडिया ने एक पॉलिसी ली है जिसको काफी लोग कहते हैं काफी अच्छी है, काफी लोग कहते हैं ये क्रिटिसाइज करते हैं कि ये स्टैग्नेंट कर देती है। स्टैग्नेंट मतलब अब पाकिस्तान टेररिज्म से जूझ रहा है, पाकिस्तान टेररिज्म में पता नहीं पाकिस्तान में कब खत्म हो, तब तक कोई डायलॉग ही नहीं हो पाएगा इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन इंप्रूव करने के लिए। ऐसे क्रिटिसाइज भी किया जाता है, बट इसको ये माना जाता है कि ये एक तरह से ये इंश्योर करता है कि अगर तुमने टेररिज्म खत्म नहीं किया तो भाई हम नहीं नेगोशिएट या टॉक करेंगे। अगर आप देखेंगे तो क्रिकेट कोई मैच नहीं होता इंडिया पाकिस्तान में, अगर आप देखेंगे तो पीपल टू पीपल इंटरेक्शन बिल्कुल खत्म हो गई है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, जो कि कहा जाता था ये सब अच्छे वेज हैं पीस के लिए, पीस लाने के लिए बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बट ये सारी चीजें खत्म कर दी हैं बिकॉज वी हैव दिस स्टेटेड पॉलिसी दैट टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर। ओके, सो मैंने डिप्लोमेटिक आइसोलेशन बताया, टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर। एंड थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी? ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी मींस वी विल यूज ऑफेंसिव टैक्टिक्स इन ऑर्डर टू डिफेंड आवरसेल्व्स। ओके, इन ऑर्डर टू डिफेंड आवरसेल्व्स। एग्जांपल, बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक्स। ओके, आपको याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई 2016 में। सो सर्जिकल स्ट्राइक से पहले क्या होता था, जब भी इंडिया में कोई टेररिस्ट अटैक होता था, इंडिया एक स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट लेता था। इंडिया कहता था भाई हम डायलॉग करेंगे, हम नेगोशिएशन करेंगे पाकिस्तान से और इंश्योर करेंगे, पाकिस्तान पे प्रेशर डालेंगे कि पाकिस्तान टेररिज्म ना अलाउ करे। अब इंडिया ने कहा भाई हम तो भूल गए, हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि अगर आपने टेरर को यूज किया, अगर टेररिज्म यूज हुआ, देन वी विल यूज सर्जिकल स्ट्राइक्स अगेंस्ट द टेरर आउटफिट्स। हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए, हमने देखा कि कैसे उरी और पठानकोट अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुए, हमने देखा कि कैसे पुलवामा अटैक के बाद बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए 2019 में। तो ये सर्जिकल स्ट्राइक होता है जिसमें कोई कोलेटरल डैमेज नहीं होता। कोलेटरल डैमेज मतलब हम गए और सीधा टेररिस्ट ग्रुप्स को मार दिया, हमने ये नहीं कहा तो आसपास सिविलियन रह रहे हैं वो कोई नहीं मरा, वो अभी तक जिंदा है, तो कोई कोलेटरल डैमेज नहीं है, नो कोलेटरल डैमेज। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट सर्जिकल स्ट्राइक्स। So surgical strikes is a way to ensure the offensive defense policy. Now just imagine जब सर्जिकल स्ट्राइक्स होते हैं तो कितना एम्बैरेसमेंट फेस करना पड़ता है पाकिस्तान को, एम्बैरेसमेंट। तो उससे बचने के लिए पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान ही मना करेगा कि टेरर अटैक नहीं होने चाहिए, और जब पाकिस्तान इंश्योर करेगा इंडिया में टेरर अटैक नहीं होने चाहिए तो इंडिया भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेगा। तो इससे हम ऑफेंस टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट अबाउट सर्जिकल स्ट्राइक्स एंड ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी ऑफ इंडिया। सो दिस इज व्हाट इंडियाज पॉलिसी इज ऑल अबाउट, द डिप्लोमेटिक आइसोलेशन ऑफ पाकिस्तान, terror and talk cannot go together, and offensive defense policy. So now the question is what is the way forward? क्या है वे फॉरवर्ड?
वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मैं चाहता हूँ आप कमेंट बॉक्स में भी लिखें कि क्या आप सोचते हैं। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, सबसे पहले हमें मिलिट्री स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी। मिलिट्री स्ट्रेंथनिंग क्यों करनी पड़ेगी भाई? हमें यह पता है कि पाकिस्तान चाइना का नेक्सस है और पाकिस्तान चाइना टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को, और ये एक्सेप्ट कर लिया गया है डिफेंस मिनिस्टर के थ्रू कि टू फ्रंट वॉर एक चैलेंज है जो इंडिया को फेस करना है। दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्रीज है, न्यूक्लियर पावर है, तो हमें अपने आप को इतना मिलिट्री स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए दैट वी शुड बी रेडी फॉर टू फ्रंट वॉर। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अगर आपने देखा होगा तो हमने रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम ले रहे हैं। अगर आपने देखा होगा तो कैसे हम फ्रांस से रफेल एयरक्राफ्ट ले रहे हैं। अगर आपने देखा होगा तो कैसे हमने यूएसए के साथ फ्रेमवर्क अग्रीमेंट्स किए हैं, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क अग्रीमेंट्स। कौन कौन से फ्रेमवर्क अग्रीमेंट? हमने लिमोआ साइन किया है, डू रीड अबाउट इट। हमने कोमकासा साइन किया हुआ है। ओके, हम यूएसए के बहुत क्लोज हो गए हैं। आपको पता है हम यूएसए के क्लोज इतना डिफेंस में क्यों हो रहे हैं? बिकॉज जो रशिया है, जो कि इंडिया का ऑल वेदर फ्रेंड है, वो काफी बायस्ड है चाइना के, बिकॉज दे बोथ आर फाइटिंग अगेंस्ट द वेस्टर्न वर्ल्ड। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं दोनों। ओके, वेस्टर्न वर्ल्ड। So that is why when Russia is close to China, then how will we expect the two front war हो तो रशिया हमारी हेल्प करेगा? नहीं, हमें थोड़ा बहुत यूएसए के साथ जाना पड़ेगा। तभी 2020 में एक क्वेश्चन आया था डिफेंस अग्रीमेंट्स, एंड उसमें रशिया और यूएसए को कंपेयर करवाया था यूपीएससी ने, बिकॉज यही हो रहा है कि हम ऐसे ही जा रहे हैं इन ऑर्डर टू टैकल दैट। अगर आप देख रहे हो हम एक्सटर्नल बैलेंसिंग भी कर रहे हैं। एक्सटर्नल बैलेंसिंग मीन्स हम अच्छे रिलेशनशिप बना रहे हैं लाइक माइंडेड कंट्री से, लाइक यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि हमें इंश्योर करना है कि जो चाइना है उसका राइज हो वो दूसरों की कंट्रीज के अगेंस्ट ना हो। अगर आपने देखा हो तो कैसे हम इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट को लेकर आ रहे हैं, इस पे मैं कभी एक नई वीडियो बनाऊंगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा। और हम क्वाड ग्रुप भी लेकर आ रहे हैं, क्वाड ग्रुप पे भी हम मिलिट्री कर रहे हैं। इन दोनों पे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है इन 2020 मेंस। ओके, तो बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। और थर्ड, आपको क्या लगता है, क्या हमें पीसफुल जेस्चर्स दिखाने चाहिए और हमें फिर से टॉक करनी चाहिए, या आपको लगता है हमें टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर वाला ही फॉर्मूला अपनाना चाहिए और हमें ऐसे ही चलना चाहिए? प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई वांट यू टू एक्चुअली गिव मी सॉल्यूशंस ऑफ दिस थिंग, दैट व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू बिलीव should be the right way forward. Should we go for peaceful ways between India and Pakistan, or do you believe that we should go for terror and talk wala policy, that we cannot and we should not talk to Pakistan till the terrorism not stopped from Pakistan? Okay, this is what in this lecture is all about. मैंने आपको कुछ ही टाइम में, कुछ ही मिनट्स में एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर देने की कोशिश करी है कि मैं आपको एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप बताऊं। So I want to like this video. I want you to comment also. If you have a doubt, please write. I will respond to that comment. I would definitely want you to understand and put forward your views also on the way forward. And I would be really, really happy that if you follow this lecture and make notes of this also, because मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी बहुत हेल्प करेगा यूपीएससी मेंस में। Okay, so thank you very much. I hope you like this lecture. Do give a thumbs up. Do comment on the lecture also. If you don't like anything, do comment also. And this is a very, very highly enriched content for you. And do support us. Do like and subscribe Prep IAS. And thank you very much. I hope you have a nice day. Enjoy.